चलिए, तो आईबीए ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम यहाँ पे एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स, जिसमें हम हेड्स ऑफ इनकम से लेके आईटीआर फाइलिंग तक की जो पूरी जर्नी है उसको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे, जिससे कि एज एन अकाउंटेंट, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, अगर आपको कल को कोई पूछता है कि क्या आप इनकम टैक्स ये प्रोफाइल इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं, क्या आपको टैक्स कैलकुलेशन करना आता है, क्या आप आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, तो आपके पास वो नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बोल सके कि हाँ सर, ये इनकम टैक्स जो प्रोफाइल है मैं इंडिपेंडेंटली अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तो सर, इस पूरी जर्नी को हम यहाँ पे आज के सेशन में यहाँ पे शुरुआत करने वाले, डिस्कस करने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेरीज मुझे कुछ लोग पूछते हैं, तो मैं सोचा पहले उस क्वेरी को डिस्कस कर लेता हूँ जो रेलेवेंट है इस टॉपिक से, उसके बाद हम इस मॉड्यूल को शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं इनकम टैक्स क्यों पढूं, क्योंकि हमें इंटरव्यू में, खास करके एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो पूछा जाता है हमें इंटरव्यू में, वो हमें टीडीएस के बारे में पूछा जाता है, या फिर जीएसटी के बारे में पूछा जाता है, उसके रिटर्न फाइलिंग पूछे जाते हैं, या फिर हमें अकाउंट्स में फाइनलाइजेशन वगैरह पूछा जाता है, या फिर पेरोल पूछ लिया जाता है। तो इनकम टैक्स का नंबर जो है ना, वो काफ़ी बाद में आता है। तो सर, इनकम टैक्स में पूछा ही नहीं जाता, खास करके एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो हम पढ़े कि नहीं पढ़े? या दूसरे वो लोग होते हैं जो बोलते हैं सर, हमारे यहाँ पे जो इनकम टैक्स का जो पूरा प्रोफाइल होता है, जैसे टैक्स कैलकुलेशन हो गया या आईटीआर फाइलिंग हो गया, ये तो हमारे ऑडिटर लेवल पे होता है या सीए लेवल पे होता है, मतलब वो तो हमारे तक पहुंचता ही नहीं। तो सर, हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो सर, यहाँ पे एज अ कैंडिडेट, अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल तरीके से एक चीज ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको करंट इंटरव्यू में कोई नहीं पूछ रहा इनकम टैक्स, या हो सकता है करंट जॉब में आप ये इनकम टैक्स की जो प्रोफाइल है वो आप हैंडल नहीं कर रहे हो, बट लाइफ लॉन्ग यही सिचुएशन होगी। लाइफ लॉन्ग आपको जो जिस प्रोफाइल पे आप हो, जिस डेजिग्नेशन पे आप हो, जिस सैलरी पे आप हो, वहीं पे आप काम करने वाले हो, डेफिनेटली ग्रो करोगे। और जब आप सीनियर लेवल पे या मैनेजर लेवल पे जाओगे, तो आप इनकम टैक्स आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप करंट में क्या हैंडल कर रहे हैं, है ना, या करंट में आप कौन सी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, वो तो मैटर करता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि आपको फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एआई वगैरह आ रहा है ना, तो आपको एआई भी अपडेट करना पड़ेगा अपने आप में, है ना, करेक्ट है। तो सर, जो चीज़ फ्यूचर में आने वाली, आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो सर, अब यहाँ पे फाइनली क्वेरी क्लियर होने के बाद हम इस मॉड्यूल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए एज एन अकाउंटेंट कि सर, ये जो इनकम टैक्स हम पढ़ने वाले हैं, ये हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स बिल 2025 जो आपका पार्लियामेंट में उन लोग ने प्रेजेंट किया, अभी तक पास तो हुआ नहीं है ना, तो हम इनकम टैक्स एक्ट 61 या फिर इनकम टैक्स बिल 2025 किसको पढ़ेंगे? तो सर, यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि आप कौन से ईयर का इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, या कौन से ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं। अगर आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर या 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जाएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है, तो अप्रैल 26 से बेसिकली आपका इनकम टैक्स बिल जो है एज ए इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 दोनों साल के लिए हम ये मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको जो है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इनकम टैक्स बिल 2025 आपको पढ़ने में या समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि जब इनकम टैक्स बिल 2025 प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, तो इन्होंने, डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज यहाँ पे इशू किया। वो प्रेस रिलीज में इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि सर, हम यहाँ पे ये जो नया इनकम टैक्स बिल ला रहे 2025, इसमें कोई हम मेजर टैक्स पॉलिसी में चेंज नहीं कर रहे। हम चेंज तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत मेजर नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जिसको अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता हो, तो वो इनकम टैक्स बिल 2025 जो उसको पूरा टोटल नया पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ये जीएसटी की तरह नहीं है कि जहाँ पे टोटली टैक्सेस को क्लोज करके एक नया टैक्सेस लाया गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जो है इनकम टैक्स एक्ट का एक नया वर्जन लाया जा रहा है ना, अब बोल सकते हो 2.0, बराबर, एज पर न्यू इन्वायरमेंट, है ना, न्यू जो टैक्स स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग है, नया एक बोल सकते हैं आप, एक नया वर्जन लाया जा रहा है, बट है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया, डाउट्स एकदम क्लियर कर दिए कि सर, आपको कोई टैक्स पॉलिसी में मेजर चेंज नहीं किया जा रहा है, और ना ही कोई टैक्स रेट में मॉडिफिकेशन है। मतलब टैक्स रेट में तो कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है। मतलब जो अभी आप स्लैब इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हो, फॉर्म के लिए पढ़ रहे हो, कंपनी के लिए हम लोग पढ़ेंगे, वही चीज आपको इनकम टैक्स बिल 2025 में भी देखने के लिए मिलेगा। तो सर, इसमें चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ रहे हैं 61 वाली, वो काफी ओल्ड हो चुकी है। उसके जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है, जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उसको बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से समझ पाए। उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया।
करेक्ट है। तो इसका मतलब आप सिंपल तरीके से ये ध्यान रख सकते हैं कि सर अगर मुझे इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बहुत से लोग आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन अगर आप उनको पूछ लें कि आपको इनकम टैक्स एक्ट पता है तो शायद वो ना बोल पाए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट पता होना मतलब आपको उसके सेक्शंस और रूल पता होने चाहिए, करेक्ट है। क्योंकि अगर आप कोई भी टैक्स की बात करें, चाहे आप जीएसटी ले लें, चाहे आप कस्टम्स लॉ ले लें या इनकम टैक्स ले लें, अगर आपको सेक्शंस नहीं पता है और सेक्शंस के साथ जो रेलेवेंट रूल्स है वो नहीं अगर पता है, तो सर अगर आप उसके कंप्लायंसेस कर रहे हो, मतलब आप रिटर्न तो फाइल कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आप वो एक्ट नहीं जानते, है ना, मतलब आप एक डेटा एंट्री कर रहे हो, तो सर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको इनकम टैक्स जो बिल 2025 है जो एक्ट हो जाएगा, करेक्ट है, वो आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको यही चीज वहां पे भी पढ़नी है, लेकिन 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 एक नए स्ट्रक्चर के साथ और एक नए सेक्शन नंबर के साथ। मतलब अब आपने जो ये सेक्शन पढ़े हैं, करेक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट जो भी हम पढ़ेंगे, करेक्ट है, 1961 298 सेक्शन है टोटल इसमें, बराबर, करेक्ट है, काउंट के हिसाब से, लेकिन अगर आप इफेक्टिवली काउंट करेंगे तो 800 के आसपास सेक्शन जाते हैं, बराबर। तो सर वही जो चीजें हम पढ़ रहे हैं आपको नए सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक सिंप्लीफाइड और एक नए स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इसमें भी बहुत क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ कि इन्होंने जो एक्ट है 1961, करेक्ट है, उसमें बेसिकली काफी ये लोग ने सिंप्लीफिकेशन किया है, इन्होंने वर्ड्स काफी कम कर दिए जिससे समझने में इजी हो जाएगा, चैप्टर्स इन्होंने काफी कम कर दिए हैं, सेक्शंस जो है वो काफी कम कर दिए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आप नंबरिंग के हिसाब से जाएंगे तो 298 सेक्शंस है, करेक्ट है, लेकिन अगर आप इफेक्टिवली काउंट करेंगे तो वो 800 के आसपास सेक्शन पहुंच जाते हैं, तो सेक्शंस काफी कम हो गए, बराबर। और यहाँ पे इन्होंने टेबल्स बढ़ा दिए, मतलब समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, टेबल का यूज किया, क्योंकि टैबुलर फॉर्मेट में चीजें ज्यादा रजिस्टर्ड होती है माइंड में, और फॉर्मूला, बहुत सी चीजों को फॉर्मूला से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सर आपको जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स बिल पढ़ेंगे या इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेंगे तो सर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको 61 पता है तो 2025 आपके लिए राइट हैंड का काम होगा, है ना, करेक्ट है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपको नया वाला जब एक्ट आएगा, जब लोग इंटरव्यू पूछना चालू करेंगे, तो सर आप सबसे आगे रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे हमने बताया कि हमें यही चीज एक नए सेक्शन नंबर के साथ पढ़नी है। अब 298 सेक्शन है, इफेक्टिवली 800 के आसपास जाते हैं, तो सर कौन से सेक्शन का नया सेक्शन नंबर क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, तो सर उसका भी सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप इनके वेबसाइट पे आएंगे, incometaxindia.gov.in, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, करेक्ट है, इस पर आपको करंट इनकम टैक्स एक्ट भी मिल जाएगा, करेक्ट है, और जो आपका इनकम टैक्स बिल 2025 है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, करेक्ट है। तो अगर मैं आपको करंट इनकम टैक्स एक्ट वगैरह बताऊं तो यहाँ पे आपको जो 61 है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप करंट जो सेक्शन नंबर है उसके बारे में ढूंढना चाहे तो मिल सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन फिलहाल मुझे आपको बताना है कि जो सेक्शन नंबर है, करेक्ट है, नए वाले बिल में सेक्शन नंबर क्या होगा। तो आप यहाँ पे आएंगे इनकम टैक्स बिल 2025, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जब आप क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पे आपको देखिए इनकम टैक्स बिल 2025 नया वाला मिल जाएगा, करेक्ट है, जिसमें आप पूरा जो इन्फॉर्मेशन है पा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनकम टैक्स बिल नेविगेटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको नेविगेट करने में इजी होगा कि करंट इनकम टैक्स एक्ट में उसका सेक्शन क्या होगा और नए वाले में क्या होगा, ठीक है, करेक्ट है। और उन्होंने एक यूटिलिटी भी दे दी, तो बहुत इजी कर दिया, बहुत बहुत इजी कर दिया, करेक्ट है। तो सर आप यहाँ पे आए तो देखिए आपको पूरा जो इनकम टैक्स बिल 2025 है ये मिल गया, करेक्ट है। अगर आपको ये लैंग्वेज भी स्टिल थोड़ा टेक्निकल लग रही है तो आप एआई का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, उसका भी अपना एक अलग से आप देखेंगे तो कोर्सेज है जिसमें हम चैट जीपीटी वगैरह या फिर जो एआई टूल्स होते हैं उसको कैसे यूज करना हमें अकाउंट टैक्सेशन फाइनेंस में इफेक्टिवली, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट है। तो वो आप रेफर कर सकते हैं, जिससे कि ये 622 पेज का पूरा ये जो इनकम टैक्स बिल 2025 है, तो अभी तो ये एक्ट है, इसमें रूल्स वगैरह नहीं है, करेक्ट है। तो ये चीजें मुझे अगर समझनी है एक लेमैन लैंग्वेज में तो मैं एआई का यूज कर सकता हूँ, है ना। तो हमें एआई भी सीखना है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए जो करंट वाले सेक्शंस है 61 के, उसके करंट स्पॉटेज जो सेक्शन होंगे, करेक्ट है, नए वाले में वो क्या होने वाला है वो पूरा बेसिकली आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। तो जो किसी भी आप सेक्शन को अगर रेफर करें, चाहे जीएसटी, कस्टम्स लॉ या फिर आप कंपनीज एक्ट वगैरह भी रेफर करें, तो पहला जो सेक्शन होता है वो शॉर्ट टाइटल वगैरह होता है, और जो सेकंड जो आपका सेक्शन होता है वो डेफिनेशन के बारे में होता है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे आपको जो पहला दोनों होगा वो आपको सेम मिल रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे आपको करंट में अगर कोई सेक्शन है उसको नए वाले सेक्शन जो नया वाला लॉ है उसमें कौन सा सेक्शन होगा आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये 22 पेज का जो नेविगेटर है ये रेफर करने में डिफिकल्टी हो रही है तो सर इन्होंने एक यूटिलिटी भी दी, करेक्ट है, जहाँ पे आप
इनकम टैक्स एक्ट में वो सेक्शन नंबर यहाँ पे मेंशन करें, करेक्ट है, आप सिलेक्ट करें, आपको नए वाले जो बिल है उसमें क्या सेक्शन नंबर होगा वो बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ईजी हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपको इनकम टैक्स बिल जो है वो ओवरवेल्म नहीं करना है। आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत अच्छे से जानते हैं तो सर इनकम टैक्स 2025 हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट है। आपके फॉर्म सेम रहने वाले हैं, आपके टैक्स रेट सेम रहने वाले हैं, आपको बस आपका जो लैंग्वेज है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं, नए सेक्शन नंबर आ रहे हैं, है ना, करेक्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एक नया वर्जन आ रहा है बोल सकते हो, करेक्ट है। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो या फिर कोई आप दूसरा ऐप एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसका वर्जन आता है ना, हमेशा नया, ठीक है, करेक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सर यहाँ पे अब हम फाइनली हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो हमारे आज के जो सेशन का मेन मुद्दा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में, ठीक है, उसमें दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सेक्शंस और एक होता है रूल्स, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी होते हैं, बराबर, लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो होते हैं आपके सेक्शंस और रूल्स। ये चीज मिनिमम तो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज करना है कि नहीं करना है, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, है ना, वो आपको सेक्शन में पता चलेगा, जिसको एक्ट बोलते हैं, सेक्शन में पता चलेगा। लेकिन वो चीज करना कैसे है, उसके रिलेवेंट फॉर्म क्या है, ड्यू डेट क्या है, वो आपको रूल में देखने को मिलेगा, है ना, करेक्ट है। तो आप एलिजिबल हो कि नहीं वो एक्ट में पता चलेगा, और अगर एलिजिबल हो तो वो प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना है वो आपको रूल में मिलेगा। मतलब रूल्स जो है वो एक्ट को या सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको सभी जो एक्ट है, सभी रूल्स नहीं आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको खाली इनकम टैक्स में ही मास्टरी नहीं करना है, क्योंकि आपको जीएसटी भी याद रखना है, क्योंकि आप जॉब पे आएंगे तो आपको हर चीजें पूछी जाएंगी, है ना, आपको कस्टम्स लॉ भी पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे इंडियस वगैरह भी पूछा जाएगा। तो आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, करेक्ट है, कम से कम उतनी तो ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इनकम टैक्स एक्ट पे आता हूँ यहाँ पे सिंपल तरीके से, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीजें जो है सेक्शन वाइज यहाँ पे डिफाइन हो गए। आपको पीडीएफ फाइल एक्सेस करना है तो पीडीएफ फाइल भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढना है तो आप यहाँ पे सेक्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है पूरा इनकम टैक्स आप मिल जाएगा, 298 के आसपास सेक्शन है। इसके अलावा आपके 14 के आसपास शेड्यूल्स हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो सर अगर हम लोग एक्चुअली पढ़ना चालू करें इनकम टैक्स, तो हम इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन से डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन होता है आपका इनकम टैक्स सेक्शन नंबर 4, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं नोट्स रेफर करता हूँ तो नोट्स में यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है कि सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, बराबर। अब इस चार्जिंग सेक्शन में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि इट इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। क्या लिखा है? एवरी असेसमेंट ईयर, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब नया इनकम टैक्स बिल आएगा 2025, तो वहां पे आपको जो असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा। अब आपका टैक्स ईयर करके वर्ड आएगा, टैक्स ईयर करके वर्ड आएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, मतलब ये हर साल जो है बेसिकली ये आपको एप्लीकेबल होगा, मतलब इनकम टैक्स कंसिडर करना पड़ेगा टू एवरी पर्सन, टू एवरी पर्सन, मतलब किसी को छोड़ा नहीं है ना। अब पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है? 7 लोग जो है 7 कैटेगरी में आप बोल सकते हैं जो पर्सन को डिफाइन किया गया, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हर पर्सन को कंसीडर किया गया एंड इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब पहले तो आपके इनकम को हेड्स में डिवाइड करना होता है। आपकी सैलरी हेड हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गई जिसको पीजीपीपी बोलते हैं, कैपिटल गेन हो गया, आपका अदर सोर्सेज हो गया जिसको हम आईएफओएस बोलते हैं, है ना। तो उसको आपको पूरा टोटल करके, है ना, उसके बाद आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन वगैरह लेस करना होता है। अब नए टैक्स रिजीम में तो उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, बट स्टिल करेक्ट है। और फिर उसके बाद आपको टोटल इनकम मिलता है, तो ये आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो पहले आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चार्ज ऑन टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन प्रीवियस ईयर। देखिए 2 वर्ड आ गया, असेसमेंट ईयर इन प्रीवियस ईयर एट स्पेसिफिक रेट प्रिस्क्राइब बाय फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो 3-4 चीजें यहाँ पे क्लियर होती है। पहला कि सर इनकम टैक्स हर साल लगेगा, हर असेसमेंट ईयर में होगा, है ना, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, हम 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट है। अभी फिलहाल एक हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, करेक्ट है। ये फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, बराबर, करेक्ट है। अभी इसका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह 25-26 में चालू हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो 24-25 के लिए आपका जो 25-26 होगा वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, इसको हम टेक्निकल टर्म में प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और हमारा ये जो अभी फिलहाल टॉपिक है ये आपको 25-26 के लिए भी यूज आएगा, 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी यूज आएगा, करेक्ट है। तो 25-26 का जो असेसमेंट ईयर होगा वो आपका होगा 26-27, मतलब 25-26 के लिए आप टैक्स 26-27 में करोगे,
ठीक है। और जो आपका न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, अगर सब चीज ठीक रहा तो सर वो आपका एप्लीकेबल होगा। आपको प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलना पड़ेगा, वहां पे हम बोलेंगे टैक्स ईयर। क्या बोलेंगे? टैक्स ईयर, ठीक है, करेक्ट है, टैक्स ईयर बोलेंगे, बराबर। वो आपका एप्लीकेबल होगा 26-27 से, कभी एप्लीकेबल होगा 26-27 से। सिंपल है। तो फिलहाल हम 24-25 और 25-26 ये साल के लिए अगर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप इनकम टैक्स कंप्यूट कर रहे हो या आप जो है आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हो, तो आपको रिलेवेंस होगा। और इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऐसा मत समझना कि जब टैक्स ईयर 26-27 चालू हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 चालू हो जाएगा, तो हमें ये वाली जो चीजें हैं ये टोटली भूल जानी, ऐसा नहीं करना होगा। द रीजन बिकॉज बहुत सारी जब एंटिटीज में आप जाओगे तो वहां पे उनके प्रीवियस लिटिगेशंस, प्रीवियस बहुत सारी क्वेरीज उनकी चलती रहती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सर मार्च 26 तक की जितनी लिटिगेशंस होगी या जितनी क्वेरीज होगी वो IT एक्ट 61 के हिसाब से ही सॉल्व होगी, है ना। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि 26-27 से भले इनकम टैक्स बिल 2025 लागू हो गया हो, एप्लीकेबल हो गया हो, लेकिन स्टिल आपको IT एक्ट 61 पूछा जाएगा और कुछ साल तक आपको दोनों एक्ट ध्यान रखने होंगे, कम से कम 3 से 4 साल तक। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको 26-27 का जब रिटर्न 27-28 में फाइल होगा, करेक्ट है, तो बेसिकली आपको इनकम टैक्स एक्चुअली जो है वो यूज होना चालू होगा 26-27 का, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको 61 जो है वो सडनली ऐसा नहीं है कि 25 आने के बाद इमीडिएटली वो इरेलेवेंट हो जाएगा, नहीं। आपके प्रीवियस जो केसेस होंगे, जो प्रीवियस लिटिगेशंस होगा, वो आपको 61 के हिसाब से ही सॉल्व करना होगा। तो आपको करंट एक्ट कम से कम, और यहाँ से अगर आप देखें तो आपको 3 से 4 साल और यूज आने वाला है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर हम यहाँ पे 24-25 और 25-26 की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि आपको हर असेसमेंट ईयर में करना पड़ेगा, हर असेसमेंट ईयर में करना पड़ेगा। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप जो चीज अर्न करते हो, करेक्ट है, बराबर। तो टेक्निकली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको उसका टैक्स उसी साल पे कर देना है। क्या आपको करना है? उसी साल पे कर देना। मतलब अगर मैं 25-26 में कोई चीज कमा रहा हूँ, 24-25 में कमा रहा हूँ, तो आपको या तो जिससे आपको पेमेंट आ रहा है उससे आपको टीडीएस डिडक्ट करवा लेना है, क्योंकि टीडीएस आजकल आप देखेंगे तो हर पेमेंट पे एप्लीकेबल है। या आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा है तो आपको एडवांस टैक्स भर देना है। आपको क्या भर देना है? एडवांस टैक्स भर देना है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला है कि ये जो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये हर साल एप्लीकेबल होता है और ये आपको असेसमेंट ईयर में पे करना होता है। लेकिन जिस साल जो इनकम आप कमा रहे हो, हमें उस साल में भी हमें टैक्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस या इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। और जब आप असेसमेंट ईयर में आएंगे तो फिर आपको फाइनली आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको आपने जो भी टीडीएस या फिर जो भी आपने एडवांस टैक्स बेसिकली पे कर दिया होगा फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको लेस करना पड़ेगा। और फाइनली जो आपकी नेट टैक्स आएगी, करेक्ट है, वो आपको बेसिकली पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने टीडीएस एडवांस टैक्स भरा है, करेक्ट है, उसका यूज नहीं होता, वो हम इनकम टैक्स पे करने के टाइम पे हम उसमें क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें ये बोलती है कि जिस साल आपने कमाया उस साल हमें कुछ टैक्स चाहिए। आपको भले असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना होगा, लेकिन हमें उस साल भी कुछ टैक्स चाहिए। इसके लिए हमें टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट या एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ता है और ये भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? ठीक है। तो सर यहाँ पे आपको हर असेसमेंट ईयर में ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये आपको एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर होता है वो 12 महीने का होता है, करेक्ट है। लेकिन कुछ केसेस में ये लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है, सर कैसे? जैसे कि एक नया बिजनेस चालू हुआ, तो नया बिजनेस हो सकता है मई में चालू हुआ हो, जून में चालू हुआ हो, अक्टूबर में चालू हुआ हो, दिसंबर में चालू हुआ, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर जो होगा वो 12 महीने से कम का होगा। लेकिन जो असेसमेंट ईयर होगा वो ऑलवेज कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा। असेसमेंट ईयर कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो यही चीज आपके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। एक तो ये आपका 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट और जो टीडीएस और एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे मुद्दे की बात पे हमें जो डिस्कस करना है वो दो बातें डिस्कस करनी है। वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, करेक्ट है। एंड दूसरा कि ये टोटल इनकम कंप्यूटेशन का स्टेप क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है ना, करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम पर्सन की बात करें तो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 31 मैंने क्या पढ़ा? सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो सेक्शंस होते हैं इसको पढ़ा कैसे जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब मान के चलो जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, करेक्ट है, मैं इनकम टैक्स की खास बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहला आपको मिलेगा नंबर। जैसे मान के चलो आपको मिला नंबर 28, है ना, जो आपका चार्जिंग सेक्शन होता है पीजीपीपी का, है ना, करेक्ट है। उसके बाद आपको मिलेगा अगेन एक नंबर, ठीक है, करेक्ट है। तो आपको अगेन मिला नंबर वन, ठीक है, करेक्ट है, बराबर। और उसके बाद आपको मिलेगा एक
आपको मिलेगा अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो अल्फाबेट मान के चलो आपको मिला यहाँ पे मान के चलो ए मिला, ठीक है, करेक्ट है। और उसके बाद आपको मिलेगा रोमन नंबर, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रोमन नंबर मिलेगा, है ना, नंबर अगेन मिलेगा, रोमन नंबर मिलेगा लेकिन, ठीक है, करेक्ट है। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा रोमन नंबर 1, ठीक है, ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक लिखा। तो सर ये जो पहला नंबर होता है इनकम टैक्स एक्ट में, इसको बोला जाता है सेक्शन बोला जाता है। इसके बाद ये जो नंबर आता है इसको बोला जाता है सब सेक्शन, मतलब ये हुआ आपका सेक्शन, ये हुआ आपका सब सेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो आपको अल्फाबेट देखने के लिए मिलेगा उसको बोला जाता है क्लॉज, क्या बोला जाता है, क्लॉज। और उसके बाद जो आपको ये मिलेगा रोमन नंबर, उसको बोला जाता है सब क्लॉज, क्या बोला जाता है, सब क्लॉज, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे आपको पहला सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे नंबर के बाद तुरंत नंबर है, तो सर यहाँ पे आपने सब सेक्शन क्यों नहीं बोला, आपने क्लॉज क्यों बोला। तो सर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें सेक्शन के बाद सब सेक्शन तब बोलना है जब इस सेक्शन के जो दूसरे सेक्शंस होंगे उसका एक दूसरे से रेलेवेंस है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, सेकंड लिखता हूँ, है ना, करेक्ट है, मतलब सेक्शन 28 और 2, है ना। तो अगर 1 और 2 का आपस में रिलेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं 2 में जो बात कही गई उसका 1 से रेलेवेंस है ना, तो तब उसको सब सेक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर 1 और 2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो उसको क्लॉज बोला जाता है। तो जो हमारी डेफिनेशन होती है ना, तो वो डेफिनेशन, हर डेफिनेशन अलग अलग होती है, एक डेफिनेशन का दूसरे डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। इसके लिए हम जब 3 सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47, जब 3 सेक्शन पढ़ते हैं तो सर यहाँ पे जब कोई नेक्स्ट नंबर आता है, करेक्ट है, जिसको हम टेक्निकली सब सेक्शन बोलते हैं अदर नंबर्स में, ये 3 सेक्शंस में उसको क्लॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लॉज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाले नंबर्स हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर किसी ने पूछा कि भाई इनकम टैक्स आप जानते हो और आपने वहां पे सेक्शन रेफर करने के टाइम इसको सब सेक्शन बोल दिया, तो सर वहां पे चैलेंज आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सामने वाला आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार इस पर्सन को इनकम टैक्स नहीं आता, ये जो सेक्शन ही सही से नहीं पढ़ रहा है ना, करेक्ट है, तो ये क्या इनकम टैक्स जानेगा। तो ध्यान रखना कि आपको 2-3 जगह में आपको क्लॉज पढ़ना है, ठीक है। क्यों क्लॉज पढ़ना है? क्योंकि उसके जो अगले नंबर्स होते हैं उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 31, बराबर। तो इसमें पर्सन का डेफिनेशन बताया गया। तो पर्सन का मतलब कौन कौन होता है, ठीक है। तो पहला पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल मतलब आप और मैं, है ना, करेक्ट, हम इंडिविजुअली हो गए, बराबर। दूसरा आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये बेसिकली आप बोलेंगे तो इनकम टैक्स में आप एक टैक्स सेविंग के लिए एक ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, जहाँ पे अगर कोई हिंदू है, कोई बुद्धिज्म है, कोई जैन है या कोई सिख है ना, करेक्ट है, तो वो एक टैक्स पर्पज के लिए, करेक्ट है, वो एक अलग बोल सकते हो एक एंटिटी क्रिएट कर सकता है, करेक्ट है, जो अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलके, सेल्फ, स्पाउस एंड बच्चों के साथ मिलके वगैरह, तो उसको एचयूएफ बोलते हैं, है ना। तो अगर आप एचयूएफ भी क्रिएट करते हो, है ना, तो आपको वो पर्सन के डेफिनेशन में आता है, तो वहां पे भी आपको इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तीसरा इन्होंने बोला फर्म मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं आपस में बिजनेस करने के लिए, तो उसको फर्म बोला जाता है। लेकिन फर्म कब बोला जाता है? अगर वहां पे कोई एग्रीमेंट बनी, क्या बनी? एग्रीमेंट, जिसको डीड बोला जाता है, तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, है ना। तो फर्म मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स में फर्म बोलते हैं तो एलएलपी भी आ जाता है ना, करेक्ट है। तो आपका एलएलपी भी इसमें ही इंक्लूड होगा। तो फर्म या एलएलपी दोनों ही चीजें बेसिकली आपके पर्सन में आ गई, है ना, करेक्ट है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में आते हैं, करेक्ट है, आपस में आते हैं, लेकिन वहां पे अगर डीड नहीं बनता, क्या नहीं बनता? डीड नहीं बनता, ठीक है, करेक्ट है, तो फिर उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोला जाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है मैं भी आता हूं थोड़ी देर में। चौथा आपका होता है कंपनी मतलब जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, है ना, जो आपका एनजीओ पर्पस के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, है ना। तो अगर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी के डेफिनेशन में आ गई, है ना। तो कंपनी भी आपके पर्सन में आती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में उसको पर्सन ही बोला गया। और दूसरा आपका 5वां क्या है नेक्स्ट? एओपी और बीओआई, जो मैंने आपको बताया कि अगर 2 से ज्यादा लोग आते हैं और वहां पे अगर कोई
डीड नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पे उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि अगर वहां पे डीड या एग्रीमेंट हो गई, एलएलपी एग्रीमेंट होता है, तो फिर उसको बोला जाएगा फॉर्म। और वहां पे अगर एग्रीमेंट नहीं है या कोई डीड नहीं है, तो उसको बोला जाएगा एओपी या बीओआई। तो अगर आपको किसी ने इंटरव्यू पूछा है व्हाट इज एओपी या बीओआई, तो सर दो या दो से ज्यादा लोग जब एक ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करते हैं, करेक्ट है, तो और वहां पे उस ज्वाइंट वेंचर का कोई डीड नहीं है, तो सर उसको एओपी बोला जाएगा या बीओआई बोला जाएगा। अब ये दोनों में क्या फर्क है? अगर आपके ज्वाइंट वेंचर में जो मेंबर्स हैं, है ना, करेक्ट है, क्योंकि मिलके आप बिजनेस किया है, वो सभी अगर इंडिविजुअल है, सभी इंडिविजुअल है, तो उसको बोला जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन उसमें से अगर एक आधा इंडिविजुअल नहीं है, अगर कोई कंपनी है, तो फिर उसको बोला जाएगा एओपी। मतलब अगर आपके ज्वाइंट वेंचर में सभी इंडिविजुअल हैं तो बीओआई, और अगर उसमें कोई कंपनी रह गई, है ना, करेक्ट, मतलब इंडिविजुअल के अलावा कोई अगर ऐड हो गया, तो सर वो एओपी कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद लोकल अथॉरिटी, आपकी जो नगर पालिका बोलते हैं जिसको, है ना, या महानगर पालिका बोलते हैं, तो ये लोग भी तो बिजनेस करते हैं। जैसे अगर आप कभी रोड साइड जाओ तो जो होर्डिंग्स लगी होती हैं, है ना, तो उसके थ्रू भी ये लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, है ना, करेक्ट है। तो सर ये जो लोकल अथॉरिटी है, इनको भी आईटीआर वगैरह फाइल करना है ना, करेक्ट है। तो ये भी आपके पर्सन के डेफिनेशन में आ गए। और जो ये 6 के डेफिनेशन में नहीं आते, उनको 7वां डेफिनेशन बोला है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब जो ये 6 में नहीं आते, वो ये 7वें में आएंगे, है ना। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी होगी, है ना, करेक्ट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी है ना, करेक्ट है। तो ये बेसिकली आपका 7 वाले इसमें आ गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे हमें पर्सन का डेफिनेशन बताया गया, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया तो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम इनकम टैक्स इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। मैंने बोला आपको कि अगर आपको कोई इनकम टैक्स पूछे तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, क्या? इन डेप्थ नॉलेज और कॉन्फिडेंस। और ये तभी आएगा जब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं वो भी समझ लेंगे, है ना। तो टोटल इनकम कंसीडर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी जितनी भी इनकम्स हैं उसको हमें हेड्स में बांटनी पड़ेगी। किसमें बांटनी पड़ेगी? हेड्स में। तो पहला आपका आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इस हेड में आपको किसी भी पर्सन का इनकम तब लेना जहां पे एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, है ना। ये एम्प्लॉय का रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है? कुछ जगह डिफाइंड नहीं होता है ना, कुछ जगह ये काम नहीं करता है। तो इसको हम जब हेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक हेड को, तो मैं आपको बताऊंगा, क्लेरिफाई करूंगा। इसके बाद आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, और उसका आपको रेंटल इनकम आ रहा है, तो आप यहाँ पे आएंगे, करेक्ट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे और इनकम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसको भी डिटेल में चर्चा करेंगे हम। इसके बाद आपका पीजीबीपी होगा, जिसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोलते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां से कुछ अर्न कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, करेक्ट है, तो आप इस हेड में आओगे। इसके बाद आपका कैपिटल गेन, अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो और उससे अगर आपको कोई गेन होता है, कैपिटल एसेट क्या होता है ना, गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, ये भी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो चारों हेड में नहीं आता, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया। जैसे आपका कोई इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, रॉयल्टी इनकम होगी, कैजुअल इनकम हो गया ना, तो ये सब आपके अदर सोर्सेज में। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बहुत से लोगों को जो इनकम टैक्स जो है, खास करके पीजीबीपी और कैपिटल गेन के जो सेक्शंस होते हैं, वो काफी डिफिकल्ट उन्हें फेस करना पड़ता है कि सर इनकम टैक्स बहुत ज्यादा बोलते हैं लेंदी चैप्टर है। आप बोल सकते हो है, आप इंडियस पढ़ोगे तो वो भी काफी लेंदी है, जीएसटी पढ़ोगे तो वो भी लेंदी है ना, करेक्ट है। बट अगर आपको सिंपल और यूनिक तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत सिंपल लगेगा आपको, तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पांचों हेड को मिलाओगे तो फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, जिसको जीटीआई बोलते हैं। इसके बाद इसमें से आप लेस कर देना आपका चैप्टर 6 का डिडक्शन, जो न्यू टैक्स रिजीम में कोई रेलेवेंसी नहीं है ना, करेक्ट है, कुछ डिडक्शन मिलते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली आपका आ जाएगा टोटल इनकम, या इसको हम नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। और उसके ऊपर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आई होप क्लियर है ना। तो अगर आपके ये हेड्स क्लियर हो गए तो आप समझो 90% जो है आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है, करेक्ट, वो आपको क्लियर हो गया, है ना, करेक्ट है। आपको पूरा 298 सेक्शंस जो है, या हम इफेक्टिवली बात करें 800 के आसपास, पूरा नहीं याद करना है ना, करेक्ट। जितने इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज आएंगे आपके डे टू डे वर्क लाइफ में, आपको पूछा जाएगा, उस पर ज्यादा हमारा फोकस होगा, है ना, करेक्ट है, उस पर ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम जो डिफरेंट जो पर्सन्स है ना, जो हमने 7 कैटेगरी डिस्कस की, उनके टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर टैक्स रेट क्लियर होगा तो हमारे लिए आगे की जर्नी ईजी हो जाएगी। तो किस पर्सन को कितना टैक्स रेट लगता है, सरचार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, आपका 87 का रिबेट कैसे काम करता है, मार्जिन रिलीफ क्या होता है, सभी चीज पहले हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें हम एग्रीकल्चर इनकम को भी डिस्कस कर लेंगे साथ बाय साथ, है ना, करेक्ट है। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल वगैरह होते हैं तो आप एक पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे।
खास करके इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बंदा रेसिडेंट होता है, कौन सा नॉन रेसिडेंट होता है, कौन सा रेसिडेंट तो होता है बट वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता है ना, करेक्ट है। वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आईटीआर फाइलिंग, जो नॉर्मली हमें पूरे हेड तक पहुंचना है, तो आईटीआर फाइलिंग में कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कब क्या ड्यू डेट्स हैं, कभी तक हम आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, अगर हम लेट फाइल करेंगे, बी लेटेड करेंगे या रिवाइज करेंगे तो क्या क्या कंडीशन है, इसको पहले एक्सप्लोर कर लेंगे, है ना, करेक्ट है। उसके बाद हम हेड्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जैसे जैसे हेड्स होगा हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और केस स्टडी के बाद हम तुरंत आईटीआर भी फाइलिंग करना चालू करेंगे, है ना, करेक्ट है। मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साथ में चलेगा हमारा, ठीक है, करेक्ट है। बट स्टिल आज के सेशन में अगर कोई डाउट लग रहा है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज प्लीज आप डिस्कस करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सर अगर मैं किसी को बोलूँ कि मुझे इनकम टैक्स पता है, मुझे आता है, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।